सलाम सभी को। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं और वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं स्नातक यानी कि बीए अंडर ग्रेजुएट कोर्स के एक पेपर बीपीएससी 133 जो कि इग्नू विश्वविद्यालय से संचालित होता है। यदि आपने भी इग्नू से बीए का पाठ्यक्रम कर रखा है या कर रहे हैं और आपकी परीक्षा होने वाली है बीपीएससी 133 पेपर वाले कोड की, जिसका नाम है तुलनात्मक सरकार और राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, समझ रहे हैं ना आप? हाँ, यानी कि गवर्नेंस। इसको लेकर कुछ सवाल आए थे कमेंट बॉक्स में, उसकी बात करेंगे और कौन कौन से सवाल संभावित पूछे जाएंगे उसकी भी बात करेंगे और कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उसका पैटर्न वगैरह क्या होता है उसकी भी जानकारी आपको देंगे। इग्नू सीरीज का ये तीसरा वीडियो आप देख रहे हैं। बीपीएससी 131 और बीपीएससी 132 का वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको जरूर देख लीजिएगा यदि आपका वो वाला कोर्स हो सकता है तो। ठीक है, पेपर में 8 या फिर 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पेपर में 8 या 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यदि 10 प्रश्न पूछे जाते हैं 10 तो 5 करने होंगे। यदि 8 प्रश्न आते हैं तो आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव वाइज आपको लिखना है और 400 से 500 शब्दों के बीच में आपको अपने सवाल के जवाब को लिखना होगा। 20 से 25 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर रहेगा। इन बातों का ख्याल रखिएगा। और अब शुरुआत करते हैं सवालों की कि कैसे सवाल आ सकते हैं या आए हैं, ये संभावित बता रहा हूं। आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इनको तैयार कर लीजिएगा। और एक बात मैं बता दूं आपको कि 50% क्वेश्चन आ जाएंगे। जो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इसमें से 50% क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आ जाएंगे। यदि आपने तैयारी कर ली तो 100 में से 50 नंबर तो आपके आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। और आपके पास भी कोई सवाल हो इस परीक्षा को लेकर या इस पेपर को लेकर या किसी अन्य पेपर को लेकर तो पेपर का नाम, उसका कोड जरूर लिखिएगा, अपना सवाल भी पूछिएगा ताकि जवाब देने में मुझको सहजता हो। पहला जो उसका प्रश्न है वह है कि 20वीं शताब्दी में तुलनात्मक राजनीति के विकास की चर्चा कीजिए। 20वीं शताब्दी में तुलनात्मक राजनीति के विकास की चर्चा कीजिए। और जब आपसे सवाल कर रहा है कि 20वीं शताब्दी में यानी कि 1901 से लेकर 1999 के बीच में राजनीति में जो एक नया टर्मिनोलॉजी आ गई, तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसकी बात आपको करनी है। तुलनात्मक राजनीति का मतलब ये मत करिएगा कि आप दो पार्टियों की तुलना कर देना। प्रत्येक पार्टी की एक विचारधारा होती है, आप सभी जानते हैं। तो आपको तुलना विचारधाराओं में करनी है क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी की एक विचारधारा, एक वैचारिकी होती है, आप सभी जानते हैं। उसके आधार पर आपको अपने सवाल के जवाब को प्रस्तुत करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपके सवाल के केंद्र में रहना चाहिए 20वीं शताब्दी। पूरा फ्रीडम मूवमेंट रहेगा, पूरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रहेगा, आज़ादी का आंदोलन रहेगा। और समय इसमें दे दिया गया है 1901 से लेकर 1999, यानी कि 1901 से लेकर 1999 का जो समय है उसी को बोलते हैं 20वीं शताब्दी। अब इसमें इन 100 सालों में आपको जो रखना हो वो रखिए। अपनी बातों को, विचारधाराओं को भी रखिएगा, दृष्टिकोणों को भी रखिएगा। केवल आप पार्टी का नाम लिखकर बातों को कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। और इसमें एक शब्द और है, डेवलपमेंट, विकास। क्या है? विकास। यानी कि आपको बताना है कि 20वीं शताब्दी में राजनीति में जो तुलनात्मकता आई है, राजनीति में पहले एक दो पार्टियां होकर अब कई सारी पार्टियां हो गई हैं भारत में ना, या विश्व में भी। तो राजनीति में जो कई सारी पार्टियां आई हैं, इनके आने से क्या राजनीति में किसी प्रकार का कुछ डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है? क्या तुलनात्मक राजनीति होने के बाद से आप सभी को राजनीति यानी पॉलिटिक्स में किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट या विकास देखने को मिलता है या नहीं? यदि मिलता है तो किस प्रकार का मिलता है, और यदि कम मिलता है तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? इन सारी बातों का समावेशन आपको अपने प्रश्न के जवाब में करना होगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर, जो कि है इस प्रकार से, संसदीय शासन व्यवस्था के गुण और दोषों की चर्चा कीजिए। संसद और दूसरा शासन व्यवस्था, और तीसरा उसके बेनिफिट और उसके बेनिफिट को क्या बोलेंगे और नेगेटिविटी, हानि, गुण और दोष आपको उसको बताने हैं। अब देखिए सवाल को समझिए। पहली चीज, संसदीय शासन व्यवस्था, यानी कि आपको ये बताना है कि भारत की जो व्यवस्था है राजनीतिक रूप से संसदीय शासन व्यवस्था है, और उसके अंदर भी मिश्रित संसदीय व्यवस्था है ना, आप सभी जानते हैं। और भारत का संविधान एक संघात्मक संविधान है।
एक संघीय व्यवस्था एक बनी हुई है भारतीय संविधान की, उसके अनुरूप भारतीय संविधान को लागू किया गया है और भारत में राजनीतिक पार्टियां उसके अनुरूप काम भी करती हैं। तो आपको शासन व्यवस्था के गुण और दोषों की चर्चा करनी है, आधार में संसद को रखना है। और संसद के केंद्र में क्या है, संसद के सर्वोपरि क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो भारत के संविधान के अंतर्गत आती है संसद। संसद के हैं दो मुख्य भाग, बताने की जरूरत आपको है नहीं, कमेंट करके आप मुझे बता देंगे। एक ऊपरी सदन, एक निम्न सदन यानी कि अपर हाउस, लोअर हाउस। उन दोनों के आधार पर आपको अपने सवाल के जवाब में भारत की शासन व्यवस्था के गुण और दोषों की चर्चा करनी है। ठीक है, पहले आप संसद को स्पष्ट करेंगे, फिर संसदीय व्यवस्था को स्पष्ट कर देंगे, फिर शासन व्यवस्था को स्पष्ट करेंगे, फिर आप शासन व्यवस्था के गुण और दोषों को बताएंगे संसद के आधार पर। इन बातों का रखिएगा ख्याल। चलता हूं आपसे अगले सवाल की तरफ। बड़ा ही अच्छा सवाल है और इस सवाल का संबंध 1991 के बाद से या 1991 से ही है। 90%, 10% बदल कैसे गया आपको आगे बताऊंगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भूमंडलीकरण के दौर में राज्य की बदलती प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। भूमंडलीकरण के दौर में राज्य की प्रवृत्ति या बदलती प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। देखिए, सवाल तो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, इन सवालों का इंग्लिश में क्या संभावित हो सकता है उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका मीडियम हो सकता है इंग्लिश हो, तो इंग्लिश में भी ये सवाल आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, मेरा ब्लॉग आएगा, वहां पर आप इस पूरे सवालों को पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्री में है, फोकट में है, कोई शुल्क नहीं है, और चाहे तो किसी को शेयर करना हो तो शेयर भी कर सकते हैं। सवाल पे आते हैं। भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, इस टर्मिनोलॉजी को समझिएगा। ये टर्मिनोलॉजी भारत में कब आई है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश में क्वेश्चन इस प्रकार से है, डिस्क्राइब द चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। अभी सवाल पे आते हैं। देखिए, 1991 की जो भारत में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी, उन 3 मुख्य टर्मिनोलॉजियों में से एक ये है जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आपको भूमंडलीकरण की बात करनी है। ठीक है, इस भूमंडलीकरण को कई जगहों पर आपको वैश्वीकरण भी देखने को मिलेगा। तो भूमंडलीकरण आए या वैश्वीकरण आए, आपको भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण के विषय में बतलाना है, और वह भी उसके केंद्र में रहेगा राज्य की बदलती हुई प्रवृत्तियां, राज्य की बदलती प्रवृत्तियां। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको राजनीति के विषय में नहीं बताना है, आपको राज्य व्यवस्था के विषय में अपने बातों को स्पष्ट करना है। और राज्य व्यवस्था को बताते हुए ध्यान रखिएगा, आपके बातों का आधार केवल और केवल आर्थिक होना चाहिए, क्योंकि भूमंडलीकरण का संबंध राजनीति से नहीं है, धर्म से नहीं है, संस्कृति से नहीं है, सभ्यताओं से नहीं है, केवल और केवल व्यापार से है, अर्थ से है, अर्थव्यवस्था से है, अर्थतंत्र से है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। डीपली और नहीं जाऊंगा, और भी सवाल हैं जिनके जवाब आप तक पहुंचाने हैं। अगला सवाल है, विभिन्न विषयों पर 200 शब्दों में टिप्पणी लिखनी है। इसके 2 पॉइंट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और दोनों को ही सॉल्व करना होगा। यदि किसी सवाल में आपसे पूछा जाता है कि इन सवालों के नीचे टिप्पणी लिखिए या इन पर या निबंध लिखिए, तो आप याद रखिएगा उसके सारे पोर्शन करिए। जिसमें 3 पोर्शन हैं, तीनों करने पड़ेंगे, 2 हैं तो दोनों करने पड़ेंगे, 1 है तो 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है द्विदलीय व्यवस्था और दूसरा है नवउदारवाद। द्विदलीय व्यवस्था नाम में ही स्पष्ट है, व्यवस्था आप समझ गए, और लेकिन द्विदलीय, 2 दलों की बात कर रहा है, आपसे कर रहा है ना। तो 2 दलों के बीच में किस प्रकार की व्यवस्थाएं चलती हैं या चलाई जाती हैं, और उसका क्या परिणाम निकलता है, उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, साइड इफेक्ट होता है, इन सब बातों का संकेतात्मक रूप से आपको वर्णन करना है। डीपली डिस्क्राइब नहीं करना है टिप्पणी के रूप में किसी सवाल के जवाब को, केवल संकेतात्मक रूप से आपको अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट अपनी बातों को लिखना है। लेकिन टिप्पणी के जवाब देते वक्त याद रखिएगा, आपको एक निबंधात्मक शैली का प्रयोग करना है, विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग मत करिएगा। हाँ, जो पहले के मैंने क्वेश्चन बताए आपको 3, उसके अंदर आप निबंधात्मक छोड़कर विश्लेषणात्मक शैली का ही प्रयोग करेंगे, निबंधात्मक प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन का ही सेकंड वाला पार्ट था, इसका नाम था नव उदारवाद। उदारवाद एक राजनीति को
व्याख्यायित करने का दृष्टिकोण है, एक विचारधारा है, वैचार की है। उसके अंदर एक नया शब्द जोड़ दिया गया, नव उदारवाद। और जब नव उदारवाद की बात करते हैं तो इस नव उदारवाद का संबंध भी 1991 से है, 1991 के बाद से, मूल रूप से कहें तो 1997 के बाद से इसका संबंध है। और नव उदारवाद के अंदर आप राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को समाहित करिएगा। नव उदारवाद में राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को समाहित करेगा, क्योंकि उदारवाद में वैश्वीकरण को समाहित करना ही पड़ता है। उदारवाद में वैश्वीकरण को शामिल करना ही पड़ता है। और आर्थिक मुद्दों पर क्या नीतियां रहेंगी, क्या रणनीतियां रहेंगी, उसकी व्यवस्था क्या रहेगी, किस प्रकार का बजट सिस्टम रहेगा, किस परिधि में, इन सब के केंद्र में राजनीति होती है। तो इसीलिए नव उदारवाद वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको वैश्वीकरण के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को लिखना पड़ेगा। इन बातों का ध्यान रखिएगा। अभी तक मैंने आपसे 4 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। इन 4 में से आपको कोई भी 2 सवालों के जवाब देने हैं, और इन 4 कह लीजिए, 5 कह लीजिए सवालों में से आपको 3 से 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में लिखे हुए मिलेंगे। आपको इस बात को आज लिख लीजिए, 2 महीने पहले आपको बता रहा हूं कि दिसंबर में परीक्षाएं हैं, नवंबर 4 तारीख को मैं ये बातें आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं पेपर के दूसरे भाग पर, जिसके अंदर भी 4 या 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इनको भी सुन लीजिए। 10 मिनट 11 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट और ले लेते हैं आपके। पहला सवाल है कि राज्य के संदर्भ में साम्यवादी और उदारवादी सिद्धांतों का तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। अब देखिए, साम्यवादी है, साम्यवाद एक अलग चीज है और सामंतवाद एक अलग चीज। जैसी सामंतवाद आता है ना आपके कानों में शब्द, आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे भयंकर सिद्धांत कह लीजिए, शब्द कह लीजिए, विचारधारा कह लीजिए, है सामंतवाद। लेकिन यहां क्वेश्चन में सामंत नहीं है, साम्यवाद है। तो साम्यवाद का संबंध सीधा जोड़िए कम्युनिस्ट से, अगर आपको ऐसा लगता है तो, या फिर कई लोग मार्क्स से जोड़ देंगे, कार्ल मार्क्स से। तो साम्यवादी विचार सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। उदार का मतलब पोलाइटनेस मत समझिएगा, ना ही आजादी समझिएगा, ठीक है, ना ही स्वतंत्रता समझिएगा। उदारवादी और साम्यवादी सिद्धांतों की तुलनात्मक व्याख्या करनी है आपको, और केंद्र में रहेगा राज्य। और जैसे ही मैं राज्य बोलता हूं तो राज्य का संबंध है लोकतंत्र से, यानी कि डेमोक्रेसी से। राज नहीं है कहीं भी, राज व्यवस्था नहीं होती, राज्य व्यवस्था होती है। राजतंत्र में हम नहीं जी रहे हैं, लोकतंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र में जी रहे हैं। इसीलिए राज्य के अंदर सबसे बड़ा होता है संविधान, और संविधान के अनुरूप ही चलाया जाता है पूरे देश के राज्यों को। और उसी राज्य को चलाने के लिए क्या साम्यवादी और उदारवादी सिद्धांत कितने फायदेमंद हैं, फायदेमंद नहीं है। इन दोनों ही विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन करना है। और याद रखिएगा, अध्ययन जब तुलनात्मक करते हैं किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में अपनी बात नहीं कहनी होती है। आपको सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट अपनी बातों को करना है कि राज्य के संदर्भ में आर्थिक दृष्टि क्या है साम्यवादियों की, राज्य के संदर्भ में आर्थिक दृष्टि क्या है उदारवादियों की, राज्य के संदर्भ में न्याय के संदर्भ में उदारवादियों की क्या दृष्टि है राज्य के संदर्भ में, और न्याय के संदर्भ में साम्यवादियों की क्या दृष्टि है न्याय के संदर्भ। यानी कि आपको दृष्टि और विचारधारा दोनों को स्पष्ट करते हुए चलना है। इस सवाल के जवाब में अगले सवाल की तरफ आते हैं। परंपरागत उदारवाद और मार्क्सवाद के बीच अंतर की व्याख्या कीजिए। यानी कि आप देखिए, नया आ गया, उदारवाद पहले भी था, फिर आगे, लेकिन अब आया है उदारवाद और मार्क्सवाद। और उदारवाद मार्क्सवाद की क्या परंपराएं रही हैं, आपको इस वाले क्वेश्चन में उदारवाद के जो भी 3 या 5 भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं सभी की व्याख्या करनी है। उदारवाद के 3 या 5 जो भी भिन्न भिन्न अलग अलग दृष्टिकोण हैं, जिसमें उदारवाद की विचारधाराओं को डिवाइड किया गया है, उन सभी का वर्णन करना है। और मार्क्सवाद के जो मूल रूप से 2 या 3 सिद्धांत हैं, आप सभी जानते हैं, सर्वहारा वाला, वर्ग संघर्ष वाला, और एक और है कोई, कमेंट करके आप बता दीजिएगा। इन सिद्धांत और वैचारिकी के अंतर को स्पष्ट करते हुए अपने सवाल के जवाब को देना है, और ये सवाल आपका लेंथी रहेगा। उदारवाद और मार्क्सवाद के बीच की
व्याख्या करना और एक परंपरागत, इसलिए शब्द आ गया परंपरागत, यानी कि इतिहास को लेकर चलना है आपको उदारवाद के और मार्क्सवाद के, या उदारवाद और मार्क्सवाद के इतिहास को नहीं बताएंगे इस वाले सवाल के जवाब में, तो उसकी परंपरागत जो शब्द है उसको आप छुएंगे नहीं। और अगर आपने परंपरागत शब्द का स्पष्टीकरण नहीं दिया सवाल के जवाब में, जो कि सवाल की डिमांड है, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकंड लास्ट सवाल बीपीएससी कोड नंबर 133 इग्नू का ये पेपर है, तुलनात्मक सरकार और राजनीति, उसके हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। आपके पास भी कोई सवाल हो, डाउट हो किसी पेपर को लेकर और कोई असमंजस्य हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, तो कमेंट करके बताइएगा। और ये तीसरा वीडियो आप देख रहे हैं इग्नू क्वेश्चन बैंक सीरीज का। इसके बाद आप चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है संघवाद की आवश्यक शर्तों की व्याख्या कीजिए। संघ को आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मत जोड़िएगा, संघ से आप जैन संघ और बौद्ध संघ को मत जोड़िएगा, संघ से आप सनातन धर्म के संघ को मत जोड़िएगा। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, इस वाले सवाल में जो कह रहा है संघवाद की आवश्यक शर्तों की व्याख्या कीजिए, संघ का मतलब वो नहीं है तीनों जो मैंने पहले बताए। फिर संघ क्या है, फिर संघ क्या है, तो जैसे ही आप संघ रूपी शब्द पे जाएंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 11 आपको बुलाएगा अपनी तरफ, क्योंकि इन तीन अनुच्छेदों में 1, 5 और 11 में भारत संघ का राज्य है, राज्यों का संघ है, या छोटे छोटे गांव कस्बों का देश है, इसको स्पष्ट कर दिया गया है। तो उस वाले संघ की बात कर रहा है आपसे ये वाला क्वेश्चन, उस संघवाद को लेकर चलना है। फिर से मैं बता दूं, इस बात को कान में डाल लीजिएगा, कहीं गांठ बांध के लिख लीजिएगा, समस्या हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। उस संघवाद के परिप्रेक्ष्य में आपको उस संघवाद की क्या आवश्यक शर्तें हैं कि कौन सा देश, कौन सा राज्य, कौन सा गांव, कौन सा कस्बा संघवाद की परिविधि में आता है, अपना स्थान रखता है, उन बातों की क्या आवश्यक गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, उसको केंद्र में रखकर आपको अपनी बातों को स्पष्ट करना है। इस वाले सवाल में बीपीएससी कोड नंबर 133 तुलनात्मक सरकार और राजनीति वाले पेपर का अंतिम सवाल आपसे मैं लेने जा रहा हूं। इस सवाल थोड़ा सा कल्चरल, एंथ्रोपोलॉजी वाला और ट्राइबल को लेकर होगा। कल्चर, एंथ्रोपोलॉजी और ट्राइबल को लेकर है ये वाला सवाल, ठीक है। लेकिन इसके भी दो पार्ट हैं। सवाल को ध्यान से सुनिएगा और समझने के बाद ही जवाब लिखिएगा। इसके दो भाग हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। और जो ये मैं डिस्कस करने वाला हूं अब आपसे 200 से 300 शब्दों में इनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। इसको लेकर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट तो आना तय है। पहला सवाल है बहुसंस्कृतिवाद और दूसरा है निर्जातीय उद्भव। बहुसंस्कृतिवाद, बहुसंस्कृतिवाद। और जब मैं बहुसंस्कृतिवाद की बात करता हूं तो शब्द पूरा एक है, इसको 3 भाग में तोड़ दीजिए, बहुसंस्कृति और वाद। पहले आप संस्कृति को समझिए और समझ जाते हैं स्वयं में पहले, फिर समझाइए। पहले समझिए संस्कृति को, फिर समझाइए, और फिर आप अच्छे से जानते हैं कि भारत बहुत सी संस्कृतियों वाला देश है। तो कई प्रकार की संस्कृतियां आपके आसपास भी होंगी, आपके मोहल्ले में, गांव में, कस्बे में, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, गलियों में, ऑफिस में, स्कूल में, विद्यालय, महाविद्यालयों में, कई देशों में आप गए भी होंगे। तो आपने किस प्रकार की संस्कृतियां देखी हैं, उन संस्कृतियों का छोटा छोटा वर्णन करना है। ये क्वेश्चन नहीं कह रहा है, ये क्वेश्चन डिमांड नहीं कर रहा है। इस बात का ध्यान रखें, ये गिलास हो गया है खाली, पानी नहीं है, गले में गला गया है सूख, लेकिन बोलना है, 2 मिनट और बोल लेते हैं। जब आपसे क्वेश्चन है बहुसंस्कृतिवाद, टिप्पणी करनी है इस पे, एक निबंधात्मक रूप से एक लेख लिखना है आपको, वर्णन संकेतात्मक रूप से करना है, व्याख्या नहीं करनी है। आपको भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में इस सवाल के जवाब को देना है। किसी दूसरे देश में नहीं जाना है, मध्यकाल में नहीं जाना है, आदिकाल में नहीं जाना है, आधुनिक काल में नहीं जाना है, ऐसा क्वेश्चन नहीं कह रहा है। आपके दिमाग में, मस्तिष्क में यदि भेजा है आदिकालीन संस्कृति, मध्यकालीन संस्कृति, आधुनिक संस्कृति, उत्तर आधुनिक संस्कृति या समसामयिक संस्कृति के संदर्भ में कोई तर्क विचार बनते हैं जिनका संबंध राज्य और राजनीति से हो, केंद्र में है राज्य और राजनीति, और ऊपर से तुलनात्मक विषय है ना, पेपर है ना आपका, तुलनात्मक सरकार और राजनीति। यदि आपके केंद्र में राज्य और राजनीति है और वह भी तुलनात्मक रूप से है, तो संस्कृति की व्याख्या आप कर पाएंगे। आपने केवल हिंदू संस्कृति, इस्लामिक संस्कृति, जैन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति के गुण और दोषों को लिख दिया और 4 पेज भर दिए तो नंबर नहीं मिलने वाला आपको। आपको उस संस्कृति को
उस समय की राज्य व्यवस्था और राजनीति से भी कंपेयर करके बताना होगा या उसको लिंकअप करना होगा, जोड़ना होगा, संबंध स्थापित करना होगा। आपके क्वेश्चन के संदर्भों का परिप्रेक्ष्य संस्कृति के साथ साथ राज्य और राजनीति भी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन की डिमांड है। इसी का जो पहला दूसरा भाग था जो था निर्जातीय उद्भव। अब आप कहेंगे निर्जातीय उद्भव क्या होता है? मैंने कहा ना ये एंथ्रोपोलॉजिकल सवाल आया है। ये इस निर्जातीय उद्भव का संबंध है मानव विज्ञान से, जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, और उस मानव विज्ञान में भी इसका सवाल का संबंध है मूल रूप से जनजातियों से। अब आप कहेंगे जनजाति क्या होते हैं? ये आदिवासी सुना, जनजाति क्या होते हैं? जनजाति समाज के लोग आपके आसपास तो आपको मिलते हैं, रहते हुए हम स्वीकार भी, लेकिन आदिवासियों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आपने पढ़ा होगा, देखा शायद कम ही होगा, क्योंकि हम तो मॉडर्न ज़माने में रहते हैं। आदिवासियों को बहुत कम देखा होगा। उनकी वेशभूषा हमसे अलग होती है, उनकी भाषा हमसे अलग होती है, त्योहारों को मनाने का उनका तरीका अलग होता है, उनका रहन सहन अलग होता है, जिसे हम बंजारा समाज कह देते हैं, खटीक समाज कह देते हैं, है ना, जंगली समाज कह देते हैं, निषाद समाज कह देते हैं। इस समाज के लोग जनजातीय समाज में आते हैं और इसी जनजातीय समाज को हम ट्राइबल समाज से थोड़ा नीचा ही देखते हैं, ठीक है ना। उस समाज की बात करनी है आपको। इस समाज का उद्भव विकास कैसे होता है या कैसे हुआ था, सॉरी होता नहीं, कैसे हुआ था, और राजनीति कैसे प्रभावित करती है इनको, या राजनीति जो चलाई जाती है सरकारों के द्वारा, उन सरकार की नीतियां योजनाएं कैसे प्रभावित करती हैं, ये भी नहीं बताना है। केवल आपको जनजातीय समाज के उद्भव के विषय में बताना है और सरकार राजनीति से उसको मत जोड़िएगा, केवल उद्भव और विकास बताना है। लेकिन इस निर्जातीय वर्ग कह लीजिए या समुदाय कह लीजिए, इसका प्रभाव या इसका असर क्या पड़ता है राज्य और राजनीति पर, ये वो बताना है आपको, ठीक है। तो ये 8-10 सवाल मैंने आपको बताए। 50% सवाल 100% पेपर में आ जाएंगे। फिर से रिपीट कर दूं, इग्नू का पेपर, इग्नू में एक कोर्स चलता है स्नातक, जो पहले बीए था, अब उसको पिछले 2 सालों से BAG कर दिया है, बैचलर ऑफ जर्नल, यानी कि BA स्नातक सामान्य। उसी के अंतर्गत पेपर आता है, इसका नाम है तुलनात्मक सरकार और राजनीति, कोड नंबर है BPSC 133। उसकी हम चर्चा कर रहे थे, सवाल और उसके संभावित जवाबों की। और मेरे लिए आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, डाउट हो, शंका हो, आपके पास, आपके मित्र के पास, आपके मित्र के मित्र के पास, यदि इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके भी सवाल आमंत्रित हैं, कोई पेरेंट्स देख रहे हैं उनके भी सवाल आमंत्रित हैं। और बहुत हो गया UG PG का वीडियो बनाना, अब थोड़ी सी बात पढ़ाई लिखाई की कर लेते हैं। ज्ञान तो आपको बहुत मिलती हैं, सूचनाएं बहुत मिलती हैं, लेकिन कुछ नया भी मिलने का अधिकार तो है आपका। तो उसी कड़ी में ये वीडियो बनाया गया है। और आपके पास भी कोई ऐसा ही टिप्पणी सवाल हो तो उसका स्वागत है, और मेरे लिए कुछ सुझाव जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो पुनः आप सभी को मेरा सलाम है कि आपने अपना इंटरनेट का डेटा और अपना समय दिया आज के इस भाग दौड़ वाले युद्ध में, दौर में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, परिवार, प्रकृति, पुस्तकों, पुस्तकालय और शिक्षकों का भी ख्याल रखिएगा। कोई शिक्षक खतरे में है, उससे भयंकर शिक्षा खतरे में है। 1 जनवरी या 26 जनवरी 23 से आपको इसका असर देखने को मिलेगा भारत के सभी विश्वविद्यालयों में, कहीं कम कहीं ज़्यादा। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको। जो घटनाएं घटी हैं अगस्त 20 से अगस्त सितंबर के बीच में, उसका असर अब देखने को मिलेगा। प्रतीक्षा कीजिए। सलाम साहब।